भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे 26/11 को लेकर, क्योंकि 26/11 का जब भी जिक्र आता है तो दुश्मन पाकिस्तान को लेकर भारत के सीने में जो गुस्सा दबा हुआ है वो साफ तौर पर सामने आता है। और साथ ही 26/11 जो ये घटना हुई थी उस दौरान जिस तरीके से हमारे एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेट किया और जिस तरीके से आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया, एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी, उसको एक लिमिटेड नंबर पर रोका। न सिर्फ अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा की, बल्कि कई भारत के में जो उस वक्त विदेशी लोग थे उनकी भी सुरक्षा की। और आज हमारे साथ एनएसजी कमांडो सुरेंद्र जी हैं, वो उस ऑपरेशन में शामिल थे। उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उस पूरी घटना का। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अब उनको क्या कुछ याद है, वो उस घटना को कैसे देखते हैं, और तमाम चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जो आज तक आपने नहीं सुनी हो उस घटना के बारे में। एनएसजी कमांडोज के मन में क्या चल रहा था, ये कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो कमांडो साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय हिंद। कमांडो साहब, पहला कॉल याद है आपको क्या? जब पहला फोन बजा होगा आपके पास, कहाँ थे आप उस टाइम पे, क्या कर रहे थे? वो तो जीवन की ऐसी घटना है कि उसमें तो एक एक पल जो है ना बार बार रिपीट होता रहता है दिमाग में। अब जब पहला कॉल आया उस समय जो है ना सभी अब अपने जो है ना काम में लगे रहते हैं, पर जो अलर्ट कोडन होता है वो अलर्ट रहता है। तो जैसे सूचना टीवी के माध्यम से चल रही थी तो उसी से अंदाजा ये हो रहा था, जब वहाँ की लोकल जो है कमांडो थी वो कामयाब नहीं हो पाई, उसके बाद मेरीन कमांडो नहीं वहाँ लोहा ले पाई, वो तमाम जो फोर्सेस थी जब नहीं टिक पा रही, तो उसे आइडिया था कभी जो है ना एनएसजी को कॉल होगा। तो एनएसजी को फर्स्ट कॉल होने के बाद वहीं आसपास अपने इलाके में जो है ना गेम वगैरह या परेड वगैरह चलती रहती, उसमें शामिल रहती है। और मैं तो जो है मेरा 3 दिन पहले बेटा पैदा हुआ था और जो ना मिशी जो है हॉस्पिटल में ये एडमिट थी वहाँ पे। तो उस दौरान उस काम में जो है ना लगा हुआ था, टेलीफोन के माध्यम से, छुट्टी आने के माध्यम से, दवाई गोली की व्यवस्था में, उन्हीं में लगा हुआ। पर जब कॉल आने के बाद तो फिर जो ना हमारे लिए तो सबसे सर्वोपरि देश है। और हमने यही सोच विचार किया उस समय, कई हमारे साथियों ने बोला कि नहीं आपको यहीं छोड़ जाते हैं, आप जो ना अपने फैमिली को संभालो। पर हमने कहा कि भाई जो मौका आया है, देश को आज हमारी जरूरत है, हमारे परिवार को या हमारे बच्चों को तो संभालने के लिए और भी लोग हैं। पर जो लोग वहां फंसे हुए, जब टीवी में हम देख रहे थे जो लोग फंसे हुए, जो निर्दोष लोग देश विदेशों से जो बेचारे अपने खुशी के माहौल में यहाँ आए हुए थे, और आज जो है उनकी जान बचाने वाला कोई नहीं है, तो इससे बड़ा जो ना देश के साथ धोखा और गद्दारी नहीं होगी अगर इस ऑपरेशन के अंदर मैं शामिल नहीं हुआ। तो तब मैंने इसको मन बना के, और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, इससे पहले जो है पूर्व में भी हमारे परिवार में जो हमारे दादाजी थे वो सुभाष चंद्र बोस के साथ में रहे हैं। एक दादाजी थे जो अंग्रेजों के टाइम 1936 के अंदर जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उनको फांसी की सजा दी गई थी। तो हमारा पूरा परिवार ही जो ना देशभक्ति का जो माहौल है, और चाचा ताऊ परिवार के काफी लोग सारे भारतीय सेना के अंदर जॉब करते हैं, अधिकारी भी है और नीचे के रैंक में भी शामिल है। तो कमांडो साहब, पहला कॉल आया होगा, तैयारी हो रही होगी, क्या कुछ लेकर निकले थे? मतलब आपको अंदाजा हो गया था कि ये अटैक कितना बड़ा है, उस अकॉर्डिंग आप लोग गन्स और एम्यूशन लेकर निकले थे? क्योंकि आप लोगों के पास, एनएसजी के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं और तमाम चीजें उपलब्ध होती हैं, एम्यूशन होते हैं जिससे दुश्मन को हम न्यूट्रलाइज कर सके। तो क्या कुछ लेकर निकले थे? कौन सी बंदूक आपने उठाई थी? उसमें ऋषि भाई, उसमें जो है MP5 होती थी उस टाइम पे लेटेस्ट, अभी तो आम हथियारों में आ गई है वो, क्योंकि वो लो पावर अम्युनिशन डलता था उसमें। MP5 के साथ में एक पिस्टल होता है एनएसजी कमांडर के पास जो सेकेंडरी वेपन होता है। कई बार क्या होता है, हथियार एक मशीन है, वो चलते रुक सकती है, और जो ऑपरेशन होता है वो 5 सेकंड का ऑपरेशन होता है। उस 1 सेकंड के अंदर किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए गोली चलाने की कोशिश करे आतंकवादी पे, और हथियार में मिस फायर हो जाए तो उस हथियार को छोड़ देते हैं, शरीर के साथ लटकता रहता है, और पिस्टल से जो है ना उस 1 सेकंड के अंदर ही जो है उस मिलिटेंट को किल कर लेते हैं।
तो दूसरा जो एनर्जी है ना तैयार रहती है, जो हमारा साजो सामान जो एक हथियार होता है जो ये हिट के पास, तो वो सारा सामान हमारा बॉक्सों के अंदर पैक रहता है, गाड़ियां लोड रहती है। और एक जो स्क्वाड्रन होता है अलर्ट अलर्ट स्क्वाड्रन बोलते हैं, 3 महीने तक उस स्क्वाड्रन का कोई जवान छुट्टी नहीं जाएगा, सब अलर्ट रहेंगे। और जैसे सायरन बजेगा, जैसे कॉल होगा, उसका 20 मिनट के अंदर जो ना गाड़ियां गो हो जाती है, वहां से मार्च कर जाएगी। तो हमेशा जो है ना जवान अगर कहीं बाथरूम वगैरह इधर उधर भी गया था, वो रेडियो सेट साथ रखता है, तो रेडियो सेट के ऊपर कॉल हो जाएगा, साथ में पूरे लोकेशन के अंदर जो ना हुटर बजने लग जाएगा, और पूरा पता चल जाएगा, औरों को भी पता चल जाता है जिनकी ड्यूटी नहीं होती ना अलर्ट में। तो पूरा एनएचए का जी जितना लोकेशन है उसमें सब जगह सायरन बजना शुरू हो जाएगा, जैसे फायर की गाड़ियां आपने देखा होगा जब जाती है आग बुझाने के लिए, तो उसी जी तरह जी की जी जो जी। कॉल फटाफट अपने जगह के ऊपर बंदा पहुंच जाता अगर दाएं बाएं भी है तो तो उन लोगों ग्रेनेड्स को। लेकर भी आप साथ में निकले थे, तमाम इमोशंस आप लोगों के साथ ही थे। हाँ हाँ, तो सबसे पहले बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। पहुंचना हुआ था आपका, और पहली जो मतलब एक मतलब मैं आम भाषा में कह रहा हूँ, उसकी पहली साइटिंग कब हुई आपकी, कि आपने देखा, आप लोगों ने देखा कि वो इलाका है जहां आतंकी छुपा हुआ है और वहां से वो फायर आ रहा है, अब उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो वो कहाँ पहुंचे थे आप, क्या वो कुछ हुआ था फिर? सबसे पहले तो यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से होते हुए जो ना वहां पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दिया गया था। और किस तरह से यहाँ जो नेता थे उन्होंने डिले करने की कोशिश की है, काफी जो ना उसमें दिक्कतें थी। वो जो हमला था, उस जी हमले में कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर था आतंकवादियों के लिए, मैं ये कहूंगा। कहीं अब ये किताब भी आई उसमें लिखा कमजोर सरकार थी उस समय जो थी। तो वो जी चीजें जो है, गृह मंत्री का हमारे साथ जाना कोई मतलब नहीं बनता। गृह मंत्री वहां क्या करने गए थे, कोई वहां कोई वो बट रहा था कुछ वहां पे, अगर भाई वो नहीं जाते तो उसको मिलता नहीं। और फिर वो 2 घंटे तक वर्दियां बदलते रहे यहाँ पे। उसके बाद वो वर्दी बदल के आए तो उसके बाद जो है मैं कहूंगा मुझे कहना नहीं चाहिए, हम जो है माननीय इतने बड़े पद पर है, वो जहाज में बैठे तो जहाज स्टार्ट नहीं हुआ, बोले जी स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर चंडीगढ़ से एक नया जहाज आया वहां पे एयरपोर्ट का। अब आज तो उसके बाद तो कानून बना दिया, जो भी रनवे पर जहाज होगा उसी में कमांडो बैठ के जाएंगे। अब तो जी देश जी में जी जगह जी जगह जी। कमांडो के कैंप भी बना दिए। और उस समय दोबारा हाँ चंडीगढ़ से एक आईएल आया, फिर उसमें सामान लोड किया, फिर उग गए। तो वो कहीं ना कहीं क्या है ना, उस हमले को एनर्जी कमांडो को डिले करने की एक प्रक्रिया जो ना सरकार द्वारा की जा रही थी। और साथ ही उस दिन जो ना पाकिस्तान के जो है विदेश मंत्री यहाँ ली मेरिटन होटल में आकर रुके हुए थे, कुरैशी साहब। ठीक है, उनको प्राइवेट चार्टर से रात को ही भेजा गया। दूसरा जो है, गृह मंत्री हमारे साथ वहां पर क्या अंडे देने के लिए जा रहा था, मुझे बताओ। और गृह मंत्री की जो वार रूम की जो टीम होती है, एक वार रूम होता है गृह मंत्री का, देश में जी अगर जी इस जी टाइप जी की जी। कोई घटना हो जाती है तो वो वार रूम के अंदर बैठ के, और उसको जो आईबी के अधिकारी हैं और जो है डीजी एनएसजी हैं और हाँ, जितने भी ब्रीफिंग्स फोर्सें चल रही हैं होती हैं वो। और कैसे आगे ले चलना है उस पर हाँ बात हाँ हो, हाँ, जी बताइए। बिल्कुल। वो वार रूम के तमाम अधिकारी पाकिस्तान में गए हुए थे, और उनकी वहां कोई मीटिंग रखी हुई थी। उस मीटिंग के तहत वहां पे उनको टाइम भी पूरा हो चुका था, पहले 1-2 दिन आना था, उनका वहां पर टाइम बढ़ाया गया बाकायदा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दुख की बात है। दूसरा ऋषि भाई, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। उसके बाद उस हमले को अंजाम देने के बाद जो कमांडो वहां पे डिसेबल हुए ताज होटल के अंदर, 7 कमांडो को वहां पे चोट लगी। मेरी बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, और अब मौजूदा सरकार को भी ये बात बताना चाहता हूँ। उस समय सुषमा स्वराज ने भी ये बात को उठाया था, नेताओं ने भी उठाया था। एक भी कमांडो को गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया। 2 कमांडो नेरीमन हाउस के अंदर डिसेबल हुए, चोट लगी, उन दोनों को कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है, ये सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जिन लोगों ने ऑपरेशन को खत्म किया, आतंकवादियों को मारा, लोगों को बचाया, उन लोगों को तो तुमने नौकरियों से निकाल दिया। मैं आपके चैनल पर आपके सामने बैठा हूँ, मुझे मेडिकल बोर्ड आउट करके 19 महीने तक मेरी पेंशन नहीं मिल रही थी। मेरे बच्चे जो है ना रोटी रोटी के लिए मोहताज हो रहे थे, सरकारी स्कूल में किताबें लाने का भी पैसा नहीं था। अपना इलाज मैं अपने पैसे से करा रहा था। जो कसाब को जो पकड़ के लाए आतंकवादी, उसके ऊपर 54 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं जो है ना कमजोरी थी। जो अभी किताबें छाप रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये जो किताब छाप हम्म। रहा है माननीय मंत्री जी जो है ना मनीष तिवारी जी, इससे कोई पूछे, जब कमांडो सुरेंद्र सिंह अपनी पेंशन मांगने आया था तो ये तो कूद के पड़ा था, सबसे पहले इसी ने बयान दिया था कि हमने कमांडो को 31 लाख रुपए दे दिए हैं, 25,000 रुपए पेंशन दे रहे हैं। और फिर निकला का, बाद में गृह मंत्री ने कहा कि हमारा जो 26/11 का हीरो है कमांडो सुरेंद्र सिंह, उसको
हमारे पास डेपुटेशन पर था, और उसके बारे में हमको अभी पता नहीं है। रक्षा मंत्री ने यही बात बोली, 26/11 का जो हीरो है उसका क्लेम सही है, उसको पैसा नहीं दिया है, उसको पेंशन नहीं दी है, हमने अभी उसको मंजूर की है 19 महीने बाद। जी। प्रधानमंत्री ने ये बातें तो कहीं ना कहीं जो है ना, सरकार की कमजोरियां रहती है। और आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से ये बातें रखने का, और आपके चैनल के माध्यम से लोग इसको देखेंगे भी। तो ये जो है, अब जो किताबें छप रही हैं और आ रही हैं, ये बिल्कुल सही आ रही, सही लिख रहे हैं। उस समय कमजोर सरकार थी। कमांडो साहब, ऑपरेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो चूंकि सरकार को लेकर तो आपने बहुत स्पष्ट राय रखी, और जो पिछली सरकारें थी आपने बताया, क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा उसमें आपका। तो बिल्कुल। ऑपरेशन से अगर जुड़ी हम बात करें तो आप कहाँ, आपको कहाँ पहले ड्रॉप किया गया? तो हम लोगों को जो है ना ताज होटल के वहां पर ड्रॉप किया गया। सबको पहले बाई एयर गए, वहां हेलीकॉप्टरों से फटाफट ड्रॉप कर दिया गया। वो ऑपरेशन रात में ही शुरू हो गया। जो बात मैंने पीछे बताई, अब मेरी बात समझ में भी आएगी, क्योंकि अगर डिले होता और हम्म। बातचीत का माध्यम शुरू हो जाता तो ऑपरेशन नहीं होता। फिर सरकारों को झुकना पड़ता, इंटरनेशनल लेवल से दबाव आ जाता। तो तो उसके बाद फिर ताज होटल के अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ। पहले हमने न्यू ट्रंट ताज को, जो ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है ताज की, उसको क्लियर किया। फिर उसके बाद ओल्ड ताज को क्लियर करना शुरू किया। उस बीच में वहां पे फोन के माध्यम से पता चल रहा था कि भाई फलाना नंबर रूम में कुछ आदमी है, उनको वहां से निकालो। उसी से हमको आइडिया दे रहे थे, रेडियो सेट से आइडिया दे रहे थे। तो कंटिन्यू लोगों को हम रेस्क्यू किए जा रहे थे। कुछ लोग हमारे जानने से व्यक्तिगत तौर से, जैसे आतंकवादियों के ऊपर हमारे घुसने के बाद दबाव बना उनके ऊपर। जी। उसके बाद फिर वो ऑपरेशन जब चला, चलते चलते एक कॉल जो है पाकिस्तान से आई। पाकिस्तान से कॉल आई, और उसमें जो एक महिला ने बात किया, कि भाई हमको इस रूम नंबर में हम फंसे हुए हैं, और हम लोगों को, हम 20-22 आदमी हैं, हमको आतंकवादी मार रहे हैं, और हमको बचा लो। रोते रोते उसने फोन को काट दिया। फोन को काट दिया, तो उसके बाद रेडियो सेट को उस रूम के लिए हम लोगों को बताया गया। हमारी टीम को कहा, आप जी। जो ना वहां से आदमियों को बचाओ फलाना नंबर रूम में। अब वो हम्म। वहां पे आतंकवादियों ने पहले से प्लानिंग करके वो फोन करवाया गया था पाकिस्तान से। उन्होंने वहां पे अम्बुश लगा दिया। फौजी भाषा हम्म। की लैंग्वेज है, अम्बुश बोलते हैं। हम्म। घेराबंदी करके लेके जी ऐसा बिल्कुल छुप के बिल्कुल बैठ बिल्कुल जाना, बिल्कुल। अब दुश्मन को अंदेशा टारगेटेड ना हो। अटैक करने के लिए एम्बुश लगाया जाता है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अब यहाँ आएंगे वो और हम पोजीशन ले, तो वो जो ओल्ड ताज का पुराना गेट है जो अभी आजकल बंद रहता है, वहां पर ऐसे जी। सीढ़ियां ऐसे चढ़ी हुई दोनों तरफ से, और उसके सामने दो गेट हैं बीच में, और बीचों बीच टाटा के किसी की पुरानी स्टैचू लगा हुआ है बड़ा सा। तो जब हम्म। सीढ़ियों पे हमारी टीम चढ़ने लगी, तो टीम के अंदर 20 आदमी होते हैं, हीट के अंदर 5 आदमी होते हैं, तो 5-5 आदमी की टुकड़ी में काम किया जाता है। तो जब पहली हीट चली, तो पहली हीट के अंदर आगे सुनील जोधा करके एक हमारा साथी चला हुआ था। उसके 2 नंबर पर सुनील यादव था। फिर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब थे 3 नंबर पे। चौथे नंबर पे राजवीर लांबा, फायर चंद, ऐसे करके हमारी टीम पूरी डिप्लॉय। हम्म। तो जब सीढ़ियों के बीच में चले गए, तो बीच में जाने के बाद चारों तरफ से जो ना फायरिंग शुरू कर दिया आतंकवादियों ने। अब जो चारों हम्म। तरफ से फायरिंग शुरू किया, तो सबसे पहले जोधा को गोलियां लगी, फिर उसके बाद 2 गोली हिप में सुनील यादव को लगी। तो जब गिरे, तो तब तक वो क्लोज एक डोर, जो मैं बता रहा सीढ़ी से ऐसे चढ़ रहे थे ऊपर, तो उस जी साइड जी में जी। सामने डोर था। उस डोर से जो ना मेजर उन्नीकृष्णन साहब ने उसके अंदर एंट्री कर ली वहां पे, और पीछे वाले लोगों को भी गोलियां लगी। तो वो जो है उसके बाद मेजर साहब ने कहा कि भाई इनको जो ना कैजुअलिटी को उठाओ सबसे पहले, जो फटाफट इन लोगों को, वो इतना बोल पाया, इनको हम्म। मैं देख रहा हूँ। तो उसको एक पोजीशन मिल गई वहां हम्म। घुसने के बाद। परंतु वो एक दरवाजे से फायरिंग आ रहा था, उस दरवाजे से फायरिंग नहीं आ रहा था, पर वो रूम एक ही हम्म। था, हॉल था। तो वो अच्छा। घुसते के साथ मेजर उन्नीकृष्ण के साथ वहां पे हादसा हुआ, और उस हादसे के अंदर जो ना वो वहां पे शहीद हो। ये जी जी। उनका कुछ सेकंडों का जो मूवमेंट होता हमारा, उस कुछ सेकंडों के मूवमेंट के अंदर ही जो ना, उसके बाद उन्होंने वहां पे आग लगा दिया। साथ ही उन्होंने तेल डाल रखा था, आग भी जला दिया। तो जलाने के बाद जी जी हमने जी उन जी। लोगों को, और जी। जब उनके ऊपर अटैक किया, तो आतंकवादियों ने जगह को छोड़ दिया, क्योंकि वो तो दूसरी जगह भाग गए। हम्म। उसके बाद बिल्कुल। लगातार फिर हम वो रेस्क्यू करते रहे, लोगों को निकालते रहे। और जब आतंकवादी को हम पहचान लेते थे कि ये आतंकवादी है, जब वो हम पर फायरिंग कर देता था, तब हम गोली चलाते थे उसके ऊपर, क्योंकि जी 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 जी। उसमें तो आम लोग फंसे हुए थे। जब तक पहचान ना हो, तब तक हाँ। निर्दोष लोगों को, सबसे बड़ा टारगेट हमारे लिए जो बिल्कुल चैलेंज भी था बिल्कुल। और जिम्मेवारी भी होती है,
आम आदमी, आम नागरिक, कोई निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। और ये देश का कानून भी कहता है निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, आतंकवादी को तो 2 घंटे बाद में मारना। तो लगातार करते 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 27 तारीख, 28 तारीख, तो 28 तारीख की रात को लगातार मैं सर्च कर रहा था, मेरी टीम को लीड कर रहा था। जी। तो मुझ पर जो ना सेकंड फ्लोर के ऊपर आतंकवादी ने ग्रेनेड मारा। तो उसने जब ग्रेनेड फेंका तो मेरे पास कोई वहां पे पोजीशन लेने की जगह नहीं थी, तो मैंने सेकंड फ्लोर से नीचे जंप ले लिया, नीचे अच्छा। कूद गया मैं। नीचे कूदा तो मैं हैज के ऊपर गिरा, हैज पे गिर के नीचे की जमीन पे गिरने के बाद में वहां पे नजदीक मुझे गेट दिखाई दिया। मैंने तुरंत उस गेट में जाके पोजीशन ली, क्योंकि वहां ऊपर से ग्रेनेड फेंक रहा था, दूसरा ग्रेनेड भी फेंक देगा और नीचे फेंक देगा अगला ग्रेनेड। हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। तो मैंने उस बरामदे से नीचे आके तुरंत उसमें पोजीशन लिया। तो हमारा जो वेपन उसमें लाइट होती है MP5 में, तो वो लाइट हाँ। मारी तो उसमें देखा कि भाई ये बार है, पूरा कुर्सियां इधर उधर पड़ी हुई बिखरी हुई। तो उसके हाँ। पीछे की तरफ जो ना स्टोर का उस दरवाजा था, मैंने सोचा हम्म। उस दरवाजे को बंद कर देता हूँ, कहीं पीछे से मिलिटेंट ना आ जाए, फिर पोजीशन लेता हूँ। तो मैं उस दरवाजे तक पहुंचा, तब तक जो है ना हमारे बंदों ने उन आतंकवादियों के ऊपर अटैक कर दिया। मैं यहाँ बताना जी। चाहूंगा कि NSG देश के अंदर मात्र एक फोर्स ऐसी है जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है, बाकी जितनी फोर्सें हैं डिफेंसिव लड़ाई लड़ती है। तो जब जी। हमारे बंदों ने उनके ऊपर अटैक किया तो उसी बार के अंदर वहां सीढ़ियां बनी हुई थी गोल, हाँ हाँ हाँ। गेट के साथ बाहर के। मैं उस स्टोर तक जी। पहुंचा, वो सीढ़ियों से दर 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 नीचे भागना शुरू हुआ, ऊपर से फायरिंग शुरू कर दिया साथियों ने। और मैंने भी बगैर देखे उन सीढ़ियों की तरफ अंधेरे के अंदर ही वहां पर फायरिंग शुरू कर दिया। तो वहां उन सीढ़ियों में जी। एक आतंकवादी को जो है ना हमने मारा। वो आतंकवादी ढेर करने के बाद 2 आतंकवादी डायरेक्ट नीचे कूदे। अब 2 आतंकवादी कूदे, उनसे पहले एक आतंकवादी को हमने जो है 27 तारीख को उसको हमने फोर्थ फ्लोर पर मारा था, उनमें से एक आतंकवादी। तो एक जी। आतंकवादी को जो मारा, जो खिड़की से जो ना कूदने की कोशिश कर रहा था। और वो सारी चीजें, कई चीजें ऐसी है जो मानव अधिकार, हमारे लोगों, हमारे जैसों के ऊपर ही जो ना गला घोटने के लिए आ जाता है, आतंकवादियों के लिए तो कोई मानव अधिकार है ही नहीं। हाँ, ठीक सही है, कह रहे हैं। यही देश का, दुनिया का दुर्भाग्य है। अब मैं तो वो आतंकवाद हमने वहां करके, भाई कौन बोझ ढोना है, हमने उसको नीचे ही चले जाओ आप, है ना। तो वो नीचे पहले ही आ गया था, है ना, डायरेक्ट खिड़की से आया। ठीक है, उसको हमने उधर ही उसमें अच्छा कमांडो जो है। साहब, आप बात अपनी आगे बढ़ाइएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हाँ जब गन फाइट हो रहे थे या जहां आमना सामना हो जा रहा था, तो मतलब बात भी कुछ कोई मैसेज भी आप लोग दे रहे थे कि गन गन फेंक दे या मतलब सरेंडर कर दे, या फिर मतलब तय हाँ था हाँ। कि अब इनको एलिमिनेट करेंगे फिर ही कोई बात होगी? आज हम आपके चैनल पर जो ना पहली बार खुलासा करेंगे कई चीजों का, ठीक है ना। क्योंकि हम अभी मानव अधिकार से भी लड़ना जान गए हैं और अधिकारों की लड़ाई भी जानते हैं। जो आदमी ने जो ना अपनी हाँ। पेंशन के लिए लड़ना पड़ा इतना बड़ा काम करके, तो वो, जी। तो जो चौथे फ्लोर पे था, हमने उसको, जब किसी फौजी को या किसी को गोली या चोट लग जाती है ना, कोई भी ऑपरेशन होता है, उसके बाद जो है ना ऑपरेशन के अंदर दुगनी फोर्स से जो बाकी सिपाही जो साथी होते हैं वो दुगनी फोर्स से काम करते हैं। तो जब हमने उसको चौथी फ्लोर पे, तो उसको हमने उधर ही उसको रगड़ दिया, उसको करके, और उसको भेज दिया ऊपर जहां उसकी जगह थी। अब जी। उसके बाद जब दोबारा जब मुठभेड़ हुई, तो वो हाथ नहीं लग रहे थे, वो यहाँ से फायरिंग करी, दूसरी जगह भाग रहे थे, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो फंस नहीं हम्म। रहे थे। हम्म। क्योंकि इतना बड़ा हॉल था और चारों तरफ रास्ते थे, उनको अंदाजा भी था रास्तों का। उन्होंने हम्म। उस होटल का सर्वे किया हुआ था, उनको नॉलेज थी। चाहे उनको किसी माध्यम से नॉलेज दिलाई गई थी या जैसे भी थी, हम लोगों को नॉलेज नहीं था पर उसके बारे में। जी। तो जो वहाँ एक आतंकवादी सीढ़ियों फिर वहां मार दिया, दो वो डायरेक्ट। तो दोनों आतंकवादियों के साथ 1.5 से 2 घंटे तक मेरी मुठभेड़ रही वहां पे, क्योंकि मेरे हम्म। पास तो निकलने का रास्ता नहीं है, गेट के साथ हो गया वहां। और जो है ना हम्म। बाहर से भी जो पुलिस वगैरह के लोग लगे हुए थे, उन्होंने भी खिड़कियों से फायरिंग शुरू करना कर दिया चारों तरफ से। और उसमें जो हम्म। है आंसू गैस के गोले भी किसी साथी ने जो ना वहां पे फायर कर दिया, बाहर पुलिस के साथी ने। अब वो आंसू गैस का गोला मारने के बाद तो बिल्कुल दिखना बंद हो गया, मुझे भी दिखना बंद हो गया वहां पे। नाक में से पानी, आंखों में से पानी ये। फिर मैंने जी। बताया भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, बाहर से जो फायरिंग कर रहे हैं, मैं कुछ जजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे ऐसे मामला फंस गया है। सारी चीजें मैंने बताई वहां पे। तो बाहर फिर हमारे कमांडर ने उनको
चेतावनी दे दी, कोई भी आदमी बाहर से फायरिंग नहीं करेगा। कोई भी पुलिस का आदमी या जो भी किसी फोर्स का आदमी फायरिंग करेगा तो हम उसको यहाँ पे जो है ना उसको गोली मार दी जाएगी। सीधी चेतावनी दी हमारे डीजी ने वहां पे। उसके बाद उन्होंने सबने बंद कर दिया, जो है ना अब हमारे कमांडो अपने आप काम करेंगे, जो कर रहे हैं तुम लोग कोई नहीं करेगा। तो जी। वो 1.5-2 घंटे के बाद में धीरे धीरे मेरी गोलियां भी कम होगी। कुछ ग्रेनेड थे उन्होंने मुझ पर फेंके, मैंने उनके ऊपर ग्रेनेड जो थे उन मारने की कोशिश करी, उन भी मजबूती के साथ आड़ लिए हुए थे, मेरे पास भी एकदम मजबूत आड़ थी। तो उसमें मुझे भी हम्म। काफी स्प्लेंडर लगे, शरीर से खून बह रहा था और गोलियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो मैं सोचने लगा एक ग्रेनेड मैंने अपने साथ में रखा। अब जब हम्म। अब जो ना आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक भारतीय सेना का सिपाही लड़ता है। हम्म। और तब जब गोलियां खत्म होने के बाद में इस ग्रेनेड को लूंगा, इसकी पिन निकाल दूंगा और खुद भी शहीद हो जाऊंगा और इन आतंकवादियों को भी साथ में लेकर चला जी। जाऊंगा। क्योंकि चाहे उसको आप बहादुरी कहो, चाहे उसको आप जो है ना साहस कहो, चाहे उसको कुछ भी कहो, तो मैंने ये सोच लिया हम्म। था ये करना है। और 2 घंटे के आसपास पे पीछे से दीवार निकाल के, और जो आईजी ऑपरेशन थे उस समय गुप्ता साहब जो है उन्होंने बाहर निकाला मुझे। मेरी जगह पर 2 कमांडो दूसरे ने पोजीशन लिया कि उनको ये पता ना चले कि यहाँ बंदा निकल गया है। लगातार फायरिंग करते रहा हमारा बंदे की गोली वहां से, और मुझे जी। मोटिवेट किया। और मुझे पूरा जो ना मैं ग्रेनेडियर का सोल्जर हूँ, तो ग्रेनेडियर के बारे में, बहादुर रेजिमेंट ग्रेनेडियर और एनएसजी के बारे में, और जैसे जाटों का इतिहास है, वही राजा सूरजमल ने सुना जी। ये कर दिया था, नाहर सिंह ने, ये बड़े बड़े तुम तो जाट योद्धा हो। ठीक है ना। वो करने के बाद में वो बोले कि अभी आपको दोबारा इसमें घुसना पड़ेगा। अगर दूसरा बंदा अगर इसमें हम्म। घुसता कमांडो तो अपनी कैजुअलिटी हो जाएगी। हम्म। उनको अंदर का पता नहीं है, अंदर क्या है, अंधेरा है और दिख नहीं रहा है कोई चीज भी। तो कैजुअलिटी हमको उठानी पड़ेगी और आप दोबारा से प्रिपेयर हो, आपको जो चाहिए वो बताइए। तो अम्निशन वो सब मैगजीन वगैरह की पूर्ति की गई, क्योंकि अम्निशन तो खत्म ही हो चुका था सारा ही। थोड़ी जी। बहुत 5-7 जी। गोलियां बची हुई, और दोबारा से जी। ग्रेनेड दिए गए और पूरी हीट को साथ में लगाया गया। तो हीट जो अटैक करने की जो मोड होता है, तो उसमें 2 ग्रेनेड लिए मुझे, जो स्टैन ग्रेनेड थे। वो ग्रेनेड जो है ना फेंकने हैं आपको, और जहां जहां मुझे खून जगह जगह से कट लगे हुए थे, बह रहा था, तो वहां वो किया, और मुझे एक जी। दवाई गोली एक इंजेक्शन दिया गया ताकि शरीर में पेन कम हो। तो फिर वो जो टीम जो लगी, तो वहाँ करीब मुझे 20 फीट 25 फीट अंदर जाने के बाद में जो है ना 10-12 फीट के बाद एक गैलरी के बाद बार पूरा खुलता था ऐसे, गैलरी चल के। हाँ। और फिर उसके 10-15 फीट पीछे वो पोजीशन लिए हुए थे, जो बार वाला बना रहता है, जिसके पीछे दारू का सेक्शन रहता है, वो ऊपर रखते रहते गिलास, तो उसके हम्म। पीछे पोजीशन थी। और ऊपर सीढ़ियां थी, उन ऊपर से भी गोलियां नहीं लग रही थी, सामने से भी कहीं से भी नहीं लग रही थी। वो ऐसी पोजीशन में थे, मजबूत पोजीशन। और होटल में हम ऐसे आंख बंद करके आग लगाना, ये वो करना, तो जो है ना एनएसजी तो कम से कम नुकसान करके जो है ना काम करने का हमको आदेश हाँ। भी ये था कि भाई कम से कम नुकसान होना चाहिए। अब होटल कोई तोड़ फोड़ के आग बिल्कुल, लगा, एक गोली एक दुश्मन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक गोली एक दुश्मन, जो है ना साहस की विजय का नारा जो है ना हमेशा दुनिया भर में गूंजता रहता है। तो दोबारा पोजीशन लेके जब जो है ना मैंने वो 2 ग्रेनेड जो है ना पहले फेंकने थे अंदर, स्टैंड ग्रेनेड जो धमाका करते बहुत ज्यादा। अब वो धमाका करते ग्रेनेड पर दुश्मन को पता नहीं है कि मारने वाला ग्रेनेड है, धमाके वाला है। जब धमाका होगा तो पोजीशन लेकर नीचे गर्दन करेगा। तो उसकी जी। जो बिल्कुल। लगातार फायरिंग कर रही थी, गर्दन को डाउन करने के लिए, उसका मोराल डाउन करने के लिए मैंने जैसे ग्रेनेड फेंका, ग्रेनेड फटा, दूसरा ग्रेनेड फेंका। तो वो दूसरे ग्रेनेड को फटने के बाद में जो है ना मुझे अंदर जाके उनको मारना था, और मेरे साथ और भी साथियों का। जी। और मुझे अंदर से भी ये था कि भाई जो है ना जब कमांडर साहब ने, उन्होंने जनरल साहब ने मुझे पूछा कि भाई आपको किसी तरह का भय, मगर जी कोई भय नहीं, मुझे देश की सेवा के लिए, और आज जो है ना पसीना देश के लिए बहुत बहा है, आज जो है ना खून बहाने का मौका है, मैं खून बहाने के लिए भी तैयार हूँ। और मुझे कोई भय नहीं है। अगर मुझे मरना होता, अगर ये आतंकवादी मुझे मार पाते, तो ये मुझे पहले ही मार देते। जब मैं 2 घंटा अकेला इनके साथ लड़ गया हूँ, तो अब मैं जी। इनके बिल्कुल। से नहीं मरूंगा। ऊपर वाला मेरे साथ है, और सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई जो है ना मैं लड़ रहा हूँ। तो तब जो ना वो मैंने एंट्री की, तो वो लगातार फायरिंग कर रही थी, मेरे पैरों में भी काफी स्प्लेंडर लगी, गोलियां लगी। और मैंने एकदम जो ना चीता की तरह, मुझे वो बाद में कमांडर जो मेरी हीट थी वो गेट के ऊपर ही खड़ी रहेगी, जी। मात्र 2 सेकंड के अंदर जो भाग के, उसको मुझे भी नहीं पता कितनी स्पीड से जो ना हुआ उसमें, एकदम जो है ना 2-3 कदम लेने के बाद कोई 10 फीट से चीते की तरह जो है ना उसके ऊपर जंप लेके वहां, और उसके ऊपर चढ़ के जो अपने
मैगजीन में तो 32 गोली उसमें डलती, 32 की 32 गोलियां उधर ही मैंने उनके ऊपर आतंकवादियों को जी मारे, उनको नीचे गर्दन और बहुत गर्दन बढ़िया वो बहुत करने बढ़िया। के बाद जैसे वो गोलियां खत्म हो जाती तो लास्ट तक खत्म हो जाती, जब तक है तो है, जब तक तो चल ही रहा था हाँ वो जी ट्रररर, ठीक है। जी और ट्रररर के बाद में तो फिर हमको जो है ना वो भी सिखाते हैं, जूडो कराटे ब्लैक बेल्ट होते हैं तकरीबन सब कमांडो, तो जी ये बिल्कुल बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीजें जो है ना हमको आती है। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने उनको उसको पीछे से जो है ना ऐसे जैसे वो नीचे तो गर्दन ऐसे तो था ही, उनको उनको पीछे से जंप जी लेके पीछे से तो उनके गर्दन को दबा लिया, हो सकता है कहीं थोड़ा मोड़ा सांस हो तो भाई ये मुझको एक गोली ना चला जी दें, बिल्कुल होता ना इंश्योर कर आदमी दिया आपने कि एकदम नहीं मरता है गोली लगने से। हाँ, तो फिर उनको हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काफी दबा ऐसे ऐसे कैसे उठा, तब तक मेरे साथी वहां जो मेरे साथ थे मेरी हीट वो पहुंच गई, तब तक फिर उनको फिर बाहर निकाला तो काफी खून बहता रहा। खून बहने के बाद जो है फिर शरीर में कमजोरी आ जाती, खून बहने से आदमी को नुकसान होता है। तो फिर मुझे जो है ना जी काफी जो आईजी ऑपरेशन था, ये पहले तो उन्होंने बरामदा भी बंद कर दिया था, कहीं ऐसा कि हमारे बंदों को कैजुअलिटी करके ज्यादा आतंकवादी हो तो बाहर हाँ ना हाँ भागे, उनके रास्ते ब्लॉक जी कर दिए थे हमने उस बार के। इधर जो मेन जी ताज का जो लॉबी की तरफ से घुसते हैं उस साइड टेबल लगा के उधर से बंद कर दिया था, और इधर से भी जो है ना बंद कर दिया था कि भाई भागे तो भागने नहीं देखा। तो फिर वो जी निकाला, फिर काफी जो है ना उन्होंने गोली भर ली, बल्कि जो है ना खूनम खून हो रखा था पूरा मामला। और फिर लगातार हॉस्पिटल में वहाँ नेवी का हॉस्पिटल है वहाँ पे, कौन सा नाम भूल गया मैं, अश्विनी नाम है शायद हॉस्पिटल का, बड़ा जी हॉस्पिटल है उसमें। फिर नहीं तो उसके बाद लगातार दिल्ली। मतलब ये जो पूरा ऑपरेशन का जो आपका एक्सपीरियंस रहा कमांडो साहब, मतलब जब आपने नौकरी ज्वाइन की होगी, फिर आप जब डेपुटेशन पे भेजे गए और ऑपरेशन, उसके कभी आपने सोचा था कि आपको मतलब इस तरह के रियल बैटल में मतलब आपको उतरना पड़ेगा? हालांकि ट्रेन तो उसी तरीके से किया जाता है कि मतलब कि हमारा जो योद्धा हो वो विश्व युद्ध में भी जाए तो वो अपना झंडा गाड़ा है, तो लेकिन मैं मतलब एक आपने मन के बहुत किसी कोने में एक जगह तो होती होगी, बहुत सोचते होंगे। बहुत बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। मैं ऐसी फोर्स में था जिसका काम जो है ना एंटी टेररिस्ट फोर्स में था, मैं लगातार ऑपरेशन की दुनिया भर के जी जम्मू कश्मीर के अंदर जो ना मैंने ऑपरेशन किए हैं, ऑपरेशन पराक्रम ले लो, ऑपरेशन विजय, कारगिल की लड़ाई के अंदर भी था मैं, द्रास सेक्टर के अंदर जो लड़ाई लड़ी हमने ग्रेनेडियर ग्रुप ने, वहां जी पे 18 ग्रेनेडियर जो योगेंद्र हाँ यादव बिल्कुल को हमारे को परमवीर चक्र भी मिला उसमें, जी और बिल्कुल बिल्कुल ग्रेनेडियर बिल्कुल। की 22 ग्रेनेडियर, 18 ग्रेनेडियर, 16 ग्रेनेडियर, सेकंड ग्रेनेडियर, तो हमारी तमाम जो ना हमने वही लड़ाई लड़ी द्रास सेक्टर के अंदर ही। और उसके बाद 14 महीने बाद जो है ना मुझे पोस्ट से नीचे उतरने का मौका मिला था उस लड़ाई में। और आपने जो आगे बढ़ाई देश विदेशों में, यूएन मिशन के अंदर भी मुझे जाके लड़ने का मौका मिला, कांगो के अंदर जाके मैंने एक ऑपरेशन किया था नॉर्थ नाइट फाइनल के नाम से, आप गूगल में आप करोगे, लगभग हम 600 अच्छा साढ़े 600 आदमी कई हजार आतंकवादियों से जो ना वहां पे टकराए थे। और वहां की लोकल कमांडो भी हमको मिले थे, लगभग 3,000 3500 कमांडो भी हमको दिए गए थे। पर वो वहां के तो नाम मात्र के कमांडो होते, कांगो में काय की खोज आपने पता है सही है वहां पे। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इतने ऑपरेशन किए हैं कि जो है ना अगर रिकॉर्ड उठाओगे तो एक एक साथ जो है ना कई कई सैकड़ों 2,000 प्लस आतंकवादियों को ढेर किया था यूएन मिशन के अंदर वहां, तो बहुत बड़ा बैटल हुआ था, अपने लोग भी उसमें देखे नहीं थे, काफी बिल्कुल लगे थे। मतलब क्योंकि जम्मू आपके कश्मीर में भी पूरी बहुत सारे आतंकवादी को एक एक नहीं नहीं रिकॉर्ड मैं जो है वही ना, कह रहा हूँ कि मतलब अगर पूरे करियर हम के दौरान जो है आप मतलब इतना रियल हैंड एक्सपीरियंस रहा है आपको कि तमाम चीजों में, और अब मुझे लगता है कि यही कारण भी रहा कि आपके वही सारे एक्सपीरियंस आपको उससे 26/11 में लगातार आपको लीड दिलाते रहे हैं, और फिर आप लोगों ने टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया और कैजुअलिटी की मात्रा कम की, बिल्कुल और रेस्क्यू भी ऑपरेशन आसानी से चलाए आप लोगों ने। 627 ऐसे लोगों को बचाया जो बिल्कुल फंसे हुए थे, जिनकी जान बचना नामुमकिन था, ऐसे फंसा रखा था, क्योंकि उन्होंने आभासी आतंकवादियों ने बंद कर रखा था, जगह जगह पैक कर रखा था उन्होंने। और जो ना जी बहुत सारे जो वैसी भीड़ को निकाला बाकी होटलों से, और वहां से जो कम दबाव वाली जगह से थे, उनका तो हजारों की संख्या में लोगों को वहां पर जान बचाई। सबसे बड़ी बात जो है वो कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, उसका मौका मिला है। और आज भी मैं ये बात कहता हूँ कि मुझे तो आज भी अगर कहीं देश को जरूरत है, जैसा भी हूं मैं, कैजुअलिटी होने के बाद ड्यूटी कहीं भी फौज, कहीं भी देश की किसी सीमा के ऊपर कहीं भी मेरी जरूरत पड़े, सबसे आगे चलने के लिए आज भी मैं तैयार हूँ, देश के लिए अपना खून बहाने के लिए। और हर आदमी इस देश के अंदर, हर आदमी कमांडो है, आप लोग भी कमांडो हैं इस देश का। एक एक आदमी, जब भी देश की एकता और अखंडता की बात आती है,
तो हमारी माताएं बहनें अपने गहने तक बेच देती हैं। और जो ना, जब हम कारगिल की लड़ाई के टाइम पे जा रहे थे, तो जो ना रेलों में और गाड़ियों से जगह जगह कैसे हमारा भव्य स्वागत हुआ है भाई साहब। अब मेरी जगह आप भी होगे, आप भी कहोगे कि भाई साहब, अगर देश के लिए अंदर शहीद होना तो बहुत छोटी बात है, मैं 100 बार शहीद होने के लिए तैयार हूँ। तो जब जी लोगों का बिल्कुल। इतना प्यार अच्छा मिलता, जब कमांडो वो साहब, वहां हम जाके देख रहे थे। ये कह रहा था कि पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? आपके सर्कल में भी बात होती होगी, आपके भी साथी सारे, चूंकि आपका भी बैकग्राउंड डिफेंस रहा, तो आप लोग बात करते होंगे आपस में, तो आप लोग पाकिस्तान को लेकर चर्चा करते हैं, तो क्या बातें करते हैं आप लोग पाकिस्तान को लेकर? देखो, पाकिस्तान को लेके सैनिक का तो धर्म है देश की सेवा के लिए जो है ना लड़ाई लड़ना है। हमको तो पहले दिन से ये चीज शिक्षा दी जाती है। और पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करने के लिए एक बार नहीं, अनेकों बार भी, जब जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की युद्ध हुआ है या युद्ध जैसी स्थिति हुई है, चाहे वो ये ऑपरेशन अभी पराक्रम की बात ले लो, चाहे आप ऑपरेशन ये इस वाला बांग्लादेश वाले की ले लो, चाहे किसी की भी आप बात ले लो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक को ले लो, जब भी सैनिक चाहता कि ये जो देश है, ये आतंकवादियों को पालने वाला देश है, ये अपनी सेना को कम सुविधा दे रहा है, ट्रेनिंग कम दे रहा है, आतंकवादियों को ज्यादा ट्रेनिंग दे रहा है, और विदेशों जी से इनके पास में फंडिंग आ रहा है। विदेश जो है वो नहीं चाहते, बहुत सारे देश है कि भारत देश जो ना तरक्की करे और जो ना विश्व में भारत देश का डंका बजे। तो इसको एक बार जो है सबक सिखाने की आवश्यकता। मुझे ये भी आइडिया है, अगर लड़ाई होगी तो हमारे देश को भी बड़ा नुकसान होगा, पर इसको जब तक नहीं सबक सिखाएंगे, जब तक इसको रगड़ा नहीं देंगे, और अब के जब इसको जब जहां तक जाए, जब लाहौर तक झंडा गाड़ दें, तो इसकी से समझौते कर इसकी जमीन को वापिस ना करें, और इसको जो ना हिंदुस्तान का एक एक सिपाही और देश का एक एक नागरिक, इसको जो है ना नक्शे के बिल्कुल निश्चित नाबूद निशान से मिटा देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। जी बिल्कुल। अच्छा कमांडो साहब, 26/11 की अगर हम बात करें, तो एक तो आपके निजी जीवन का स्ट्रगल रहा, उसके बाद किस तरीके से आपके साथ व्यवहार हुआ, तमाम परेशानियां आपके सामने आई, आप तो, लेकिन ऑपरेशन के बाद जब आपको जानकारी मिली कि हाँ, अब हर जगह से जो टेररिस्ट हैं वो एलिमिनेट कर दिए गए, और फिर एनएसजी के अंदर क्या बातचीत चल रही थी कि एनएसजी ने इस ऑपरेशन को कैसे लिया? आप लोगों ने माना कि मतलब कि जो अंदर में एक जो टीम की बातचीत होती है, जो आपके सीनियर कमांडर्स होते हैं, उन लोगों का क्या मैसेज आया आप लोगों तक? उस ऑपरेशन के बाद जो ना, सबसे पहले तो जो ना काफी दिनों तक ये चर्चा रही कि भाई अब ये ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना पड़ेगा। उन चीजों को ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया। बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगों में ट्रेनिंग देने का काम एनएसजी को, कमांडो को हुआ। पहले हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, जाने नहीं देता था, होटल वालों की पहुंच बड़ी होती थी, अंदर नहीं घुसने देते थे, काम रुकेगा। तो उसके बाद बड़ी बड़ी ये ट्रेनिंग का हिस्सा बन गया। उसी प्रकार की ट्रेनिंग देने लगे। मेट्रो को में ट्रेनिंग का काम बढ़ा दिया गया। आने वाले टाइम में मेट्रो भी हाईजैक हो सकता है, क्योंकि उससे हमको सबक मिला, और सरकार को भी सबक मिला। उस ऑपरेशन के समय जब हम लड़ने के लिए गए थे, तो बहुत सारी चीजें जुगाड़ का सिस्टम था। कोई हेलमेट को बत्ती नहीं है, बद्दी नहीं है, वो चिपक नहीं रहा है बीपी। तो क्योंकि सरकार ने जो है उस समय की ने ये मान लिया था एनएसजी जो है ना, ये तो फालतू की तनख्वाह ले रही है। ऑपरेशन अक्षरधाम के बाद में कोई ऐसा मौका मिला नहीं था। तो फिर जब वो हुआ, जी ऑपरेशन होने के बाद अच्छे हथियार भी खरीदे गए, और हम लोगों को एनएसजी को जो ना बजट भी कुछ सरकार ने अलॉट किया। उसके बाद सरकार का ध्यान गया कि इस फोर्स को, जो एलिट फोर्स है ये, इसका रखना और इसको तैयार करना बहुत जरूरी है। और कमांडो को, नफरी को भी बढ़ा दिया गया। और शहर टू शहर दूरी को देखते हुए वहां डिले होने के कारण अब मुंबई के अंदर भी एक हब बना दिया है, कलकत्ता के अंदर हब बना हुआ है, बेंगलोर के अंदर हब बना हुआ है। तो जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें कुछ कमांडो की एक एक टुकड़ी जो है ना वहां पे डिप्लॉयड कर दी, लगभग 100-150 कमांडो के आसपास। जी तो पहले बिल्कुल बिल्कुल। मात्र ही जो है ना 300-400 कमांडो जो ना एंटी टेररिस्ट थे, और 300-400 एंटी हाईजैक, बहुत कम नफरी थी। तो कमांडो साहब, ये ऑपरेशन के बाद जिस तरीके की आप बता रहे हैं हमें कि एडवांस लेवल पर ट्रेनिंगें शुरू हुई, और उसके बाद कई तरह के सिचुएशंस के साथ ट्रेन किया गया, ताकि आने वाले वक्त में जो है वो जो हम इस तरीके के लिए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो पाए। मैं फिर उसी बात पर आऊंगा
कभी आपने सोचा था कि इस तरीके से मतलब आप विदेशी धरती पे ऑपरेट कर रहे थे, आपने बताया कि इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका, लेकिन अपने देश में कभी ऐसा होगा, ये सब बातें मन में तो कभी आई नहीं होगी मुझे लगता है। नहीं, ये तो कभी इतना बड़ा हमले के बारे में इस टाइप का तो एनएसजी खुद ही ट्रेनिंग नहीं करती थी इस टाइप की, तो कैसा होगा? किसी होटल में कभी ऐसी कोई ट्रेनिंग होती ही नहीं थी। ये तो उसके बाद जब हुई हमला होने के बाद जो है ना सारी ट्रेनिंग का पैटर्न चेंज करना पड़ा। बड़े होटलों में ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ी, बड़ी हाई राइज बिल्डिंगों में ट्रेनिंग शुरू करना पड़ा। और जो है ना अब जो है ना हर जगह से ऑर्डर निकाला गया कि भाई जो भी रनवे के ऊपर जहाज होगा उसी जहाज के अंदर एनएसजी जाएगी, उसी की सवारियां उतार दी जाएंगी और पहले एनएसजी को छोड़ के आया जाएगा। या कोई ऐसी भी फोर्स, जो और भी फोर्स कोई देश की ऐसी होगी कि तो वो कानून में बदलाव लाना पड़ा। नहीं तो वहाँ वेट एंड वॉच, सारी रात वेट करते रहे। पहले वाला जहाज स्टार्ट नहीं हुआ, अगला जहाज चंडीगढ़ से आया, तो चंडीगढ़ से आने के बाद फिर उसमें लोड किया। नहीं तो दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर है सैकड़ों जहाज एट ए टाइम खड़े रहते हैं। जी बिल्कुल। और उस कई सैकड़ों फ्लाइटें गई है आई है, नहीं तो किसी भी फ्लाइट में बैठा के जो ना भेज देते। पर जो है अब जहाँ लेटेस्ट हथियारों का भी खरीदा गया और लेटेस्ट ट्रेनिंग शुरू हुआ और तरह तरह की जो है ना उसको ट्रेनिंग का 26/11 हमले को ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया। और आज जो है इक्विपमेंट भी अच्छा है एनएसजी के पास और जो वेपन भी और भी अच्छे लेटेस्ट वेपन भी है। तो उस समय आखिरी क्या था सवाल कि उस समय पूछूंगा तो कमांडो साहब आपसे जी हाँ। कि कमांडो सुरेंद्र को कौन कौन से हथियार पसंद है, मतलब किस तरह के गन्स चलाना आपको पसंद है? क्योंकि आज के वक्त में लोग बहुत सुनना चाहते हैं कि किस तरह के हथियारों पर ज्यादा आप लोगों को भरोसा है। जो क्योंकि लगातार हथियारों की दुनिया तो बहुत बड़ी हो गई है। पहले बहुत सीमित बहुत बड़ी हथियार हो आया गई। करते थे, अब तो तरह तरह के गन्स हाँ, भारत में ही, मतलब हम विदेशों से ले भी रहे हैं और खुद में भी बना रहे हैं। AK-203 को लेकर भी अब जो खबर आई है कि भारत में ही तैयार करवाया जाएगा। तो आपको कौन से बंदूक पसंद है? तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने जो है ना मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ आर्मी के अंदर, वेपन एंड टैक्टिक्स जो है सेक्शन कमांडर जी कोर्स क्वालिफाई हूँ मैं, सब वेपन के बारे में मतलब अच्छी से जानकारी रखने वाला। और कहने का मतलब ये लगा लो वेपन की पीएचडी। तो मुझे वेपन जो पसंद है या पसंद और नापसंद तो वहाँ फौज में चलता नहीं है। जैसे ना, क्या ना होता है बिल्कुल। मैं मुझे हाँ मौका मिला तो मैं लंबे टाइम काफी टाइम एलएमजी नंबर 1 भी रहा। जो एलएमजी रहती है 32 गोली का मैगजीन चढ़ता है, तो जी उसमें एक एलएमजी 1 होता है। तो मैं लेफ्ट नायक था तो एलएमजी 1 होता था, तो उसके साथ में एक एलएमजी 2 होता है, नंबर 2 रहता है। और जब सिपाही रहता है तो लंबे टाइम तो राइफल मैन रहता है, राइफल होती है उसके पास में। जी और जो है एमएमजी के ऊपर भी नंबर 2 का काम करने का बहुतों बार मौका मिला। रॉकेट लॉन्चर तमाम तरह के हथियारों का फायरिंग किया है, सारी चीजें हर ऑपरेशन में भी किया है। जहां तक भी लगा लो कि जो ना एक बार मैंने 6 मिलिटेंटों को एक साथ मारा था, फ्लेम थ्रोवर का फायर किया था मैंने। तो फ्लेम थ्रोवर उस अच्छा टाइम लेटेस्ट वेपन था। और फ्लेम थ्रोवर जो है ना जहां मारते वहां पे लगभग 1,000 डिग्री का तापमान पैदा करता, पिघला देता लोहे को। तो कोई जरिया नहीं था, लंबा ऑपरेशन हो गया उसको, चलते चलते 2-3 दिन हो गए थे। तो कंट्रोल से बाहर तो जो मकान के ऊपर जो है फ्लेम थ्रोवर से जो ना मैंने उसमें फायरिंग करना, तो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होकर फायरिंग करनी रहती है, 40 मीटर पीछे तक बैक ब्लास्ट है। तो कमांडर मुझे कहने लगे, वो बोले जी आप फायरिंग कर दोगे? जैसे किसी ने बोला कौन करेगा, बोले जी वो फलाना सुरेंद्र सिंह है, वो कोर्स क्वालिफाई है, उसने ट्रेनिंग ले रखी है लेटेस्ट जी वेपन की। तो मुझे कहने लगे कि सुरेंद्र भाई कैसे फायरिंग करोगे? मैं बोला जी इसको तो खड़ा होकर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करना पड़ेगा, वो मारना पड़ेगा मैंने। तो वो बोला तो अंदर से मिलिटेंट गोली मार देगा आपको, आप स्टैंडिंग पोजिशन में वो करोगे। तो मगर जी जना आपने यहाँ से रिपीट फायर शुरू करा दो, एमएमजी 2 एमएमजी लगवा दो हम्म, और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दो उसके ऊपर, जब तक मकान के ऊपर 3 मंजिल का मकान था वो। और जब मैं स्टैंडिंग पोजीशन पर तो डरे तो नहीं का मकान, डरने की बात ही नहीं है। तो मैं इतना हम्म, बड़ा हथियार से देख के मार रहा हूँ उनको, तो उनकी एक गोली मुझे आगे लग भी जाएगी तो मैं तब तक तो मैं फायरिंग कर दूंगा मगर। तो वो हंसने बिल्कुल लग गया बिल्कुल। कमांडर साहब, और बोले यार सलूट है आप जैसे जवान को। तो मैं फिर मोर्चे के ऊपर वहां पर खड़ा होकर मैंने फ्लेम थ्रोवर का जो ना ये कुपवाड़ा की इसकी बांदीपुर की बात है, वहाँ एम शरीफ जी गाँव था एक, उसमें वहां पर 6 मिलिटेंट को एक साथ किल किया था हमने। तो बाकी जो वेपन का जो आज के जो मिलिटेंट और जो सीआई ऑपरेशन अलग अलग जगह अलग अलग वेपन का बहता हुआ है। जी बिल्कुल। सीआई ऑपरेशन एरिया में करते हैं जम्मू कश्मीर वगैरह में, तो वहां पे AK-47 का महत्व हो जाता है। जी क्योंकि AK-47 का जो हथियार है वो रिपीट फायर भी करता है और उसका हाई पावर अम्यूनिशन भी है और जी फायर पावर भी ज्यादा है।
और लंबी रेंज जब लड़ाई के मैदान में उतर जाते हैं पाकिस्तान के साथ जब उतरना, तो वहां एक ही 47 का महत्व कम हो जाता है और वहां पर राइफल का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वहां आपको जी रिपीट फायर की जरूरत नहीं है, बड़े हथियार वहां लगे, एमएमजी एलएमजी सब लगे, तो राइफल मैंने वो राइफल की तरह ही काम करेगा, क्योंकि उसमें घोप हम्म, निकाल चाकू की भी आवश्यकता पड़ेगी, बैलेट फाइटिंग भी होगी मोर्चे के अंदर, आपने जब हमला बिल्कुल बोलना पड़ेगा दुश्मन के मोर्चे पे जाके, वो बैलेट से तो हाँ घोप निकालो, देखते होगे ना आप लोग, तो वो हाँ जी फौजी बिल्कुल वो बिल्कुल बैलेट से वो बिल्कुल करते थे। हाँ, तो वो आप उसकी क्योंकि भी कई जगह तो जरूरत बिल्कुल आमना आवश्यकता सामना पड़ती है। काउंटर करना पड़ता है, बिल्कुल आमने सामने खड़े बिल्कुल होकर। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है, अब मान लो ये जो एमएमजी है, तो एमएमजी में लगभग 250 गोली का बेल्ट चढ़ता है, तो पानी की धार को रोक देती है, इतना रिपीट इतना तेज फायर होता है, तो वो हथियार का उसका अलग महत्व है, उसका एक बेस बनाया जाता है, एक पोजीशन से फायरिंग किया जाता है। पर जी जिन्होंने मोर्चे के ऊपर फाइटिंग करनी है जवान ने जाके, उसके पास तो हल्का वेपन और जो ना लड़ने के लिए चुस्ती फुर्ती के साथ होना चाहिए ना सारी चीज, जी तो वेपन जो है बाकी जो है पिस्टल वगैरह का इन बड़ी लड़ाइयों में महत्व नहीं होता। अब एलएजी में आके अगर हम काम करते हैं, तो वहां पे पिस्टल और MP5 लो पावर अम्युनिशन का महत्व है, क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को बचाना है। अगर मैंने हाई पावर अम्युनिशन AK-47 या राइफल की गोली या एलएमजी की गोली अगर फायर कर दी, तो एक गोली कई आदमी में से निकल जाएगी, और जिनको जी हम बचाना चाहते हैं वो आदमियों की कैजुअलिटी हो जाएगी वहां पे। तो लो पावर में इसलिए वहां पे पिस्टल की जरूरत है, जिस आदमी को मैंने शूट करना, शूट एंड किल, एक गोली एक दुश्मन, उसको उसी दुश्मन तक वो गोली रहता है। तो यहाँ पे आने के जी बाद रिस्क्यू ऑपरेशन जहाँ लोग फंसे हैं, वहां पर लो पावर अम्युनिशन का महत्व है, इसलिए यहाँ पे लो पावर भी अम्युनिशन हो, पर वेपन बिल्कुल जो है ना रिपीट फायर हो, जैसे वो लो सिंगल मोड में भी फायर करे और रिपीट में भी करे, वैसे यहाँ पे MP5 आती है, लगातार MP5 का हथियार, अभी और लेटेस्ट आगे होंगे, तो MP5 इसलिए क्योंकि वो रिपीट फायर भी करती थी और लो मोड में भी फायर करती थी। उसके बराबर मुकाबले में हमारे पास में यहाँ पे कार्बाइन होती है, आप देखते होंगे वो गट्टे से वाली पुलिस हाँ वाली बिल्कुल होती है, बिल्कुल वो कार्बाइन जो है इतनी एक्यूरेसी और जो ना इतना रिपीट फायर इतना कार्बाइन नहीं दे सकती, वो भार का वेपन था, उसका अच्छा वेपन था, तो वो हथियार हमको बड़े पसंद है। जो है पिस्टल, ग्लोक पिस्टल आता है एक, वो बड़ा हमको बड़ा पसंद है, जी अच्छा है, उसमें काफी वेपन तो काफी गोलियां कुल आ मिला जाती हैं, के वो थोड़ा। कमांडो साहब हम यही कहेंगे कि भारत के पास कमांडो सुरेंद्र जैसे लाखों लाख लोग हैं, और कमांडो सुरेंद्र के जिस जज्बे को आपने सुना और जिस हथियारों का एक्सपीरियंस वो जैसा बता रहे हैं, दुश्मन भी सुन के एक बार सोचेगा कि भाई भारत से पंगा लेना किसी भी कीमत पर जो है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आओगे तो मारे जाने की 100% गारंटी जो है वो हमारे फोर्सेस आपको दे देंगी लिख कर। तो एक बिल्कुल खास यार। बातचीत आप सुन रहे थे कैप्टन सुरेंद्र के साथ। कैप्टन कमांडो सुरेंद्र, माफी चाहूंगा, कमांडो सुरेंद्र से जो एक खास बातचीत आपने सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए भारत तक के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत पसंद आई होगी, और कमांडो सुरेंद्र के बाद जो और आगे हम बात करेंगे उनसे कभी और, जो अलग अलग ऑपरेशन उन्होंने कश्मीर से लेकर UN पीस कीपिंग फोर्स के साथ किए हैं, तो उनको लेकर भी हम कभी आपको बताएंगे। लेकिन आज बात कर रहे थे 26/11 पे, तो बहुत बहुत शुक्रिया कमांडो साहब। धन्यवाद, जय हिंद।